साहिल पिछले कुछ दिनों से देख रहा था कि माँ कुछ परेशान है, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि माँ की परेशानी का कारण क्या है। घर में सब ठीक है। वह और काव्या माँ का पूरा ध्यान रखते हैं। जब से अक्षय का जन्म हुआ है, तब से माँ बहुत खुश थी। वे और काव्या दोनों नौकरी करते थे। अक्षय की देखरेख में बहुत परेशानी हो रही थी, तो माँ ने ही उनकी परेशानी का हल निकाल लिया और अपना रिटायरमेंट ले लिया और लखनऊ से दिल्ली साहिल के पास रहने लगी। माँ लखनऊ के एक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थीं, इसलिए साहिल और काव्या ने उनसे कुछ नहीं कहा कि उन्हें अक्षय की देखभाल करने में दिक्कत आ रही है। पर माँ खुद उनकी परेशानी समझ गईं और उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया और उनके पास आ गईं। माँ के रिटायरमेंट ले लेने से तो साहिल और काव्या की सारी परेशानियों का जैसे हल ही निकल गया। अब वे दोनों बहुत बेफिक्र होकर अपने ऑफिस जा सकते थे, क्योंकि एक दादी से अच्छी देखभाल अक्षय की कौन कर सकता था। पिछले 2 साल से माँ उन्हीं के साथ दिल्ली में रह रही थी। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना उन्हें ना माँ को। माँ बहुत खुश भी थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया जो माँ पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशान लग रही थी। साहिल ने काव्या से भी पूछा और उसे भी कुछ पता नहीं था। अब साहिल बहुत परेशान हो गया कि आखिर बात क्या है जिसकी वजह से माँ इतनी परेशान है। साहिल ने माँ से भी पूछा कि वो आजकल परेशान क्यों है, पर शालिनी उसकी बात को टाल गई। लेकिन साहिल ने अपना मन पक्का कर लिया था कि भले ही माँ कुछ नहीं बता रही है, पर वह माँ की परेशानी का कारण जान कर रहेगा। तब से साहिल माँ पर नज़र रखने लगा। तब साहिल ने देखा कि जब माँ को एक फ़ोन आता है, उसके बाद माँ बहुत परेशान हो जाती है। तो साहिल समझ गया कि माँ की परेशानी का कारण ये फ़ोन कॉल ही है। आज सुबह जब शालिनी अक्षय को बाहर घुमा रही थी, तो शालिनी का फ़ोन बज उठा। जब तक फ़ोन की घंटी शालिनी को सुनाई देती, उससे पहले ही साहिल ने फ़ोन उठा लिया। साहिल ने जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज़ आई, शालिनी कहाँ हैं? साहिल ने कहा, माँ बाहर हैं। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? साहिल ने कहा, मैं उनका बेटा हूँ, पर आप कौन हैं? वह बोला, ओह, तो तुम उनके बेटे हो। मैं कौन हूँ इससे तुम्हें क्या मतलब? मुझे शालिनी से बात करनी है। हाँ, तुम मुझसे मेरा एक संदेश दे देना कि वह मेरी बात मान जाए, वरना वह बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर साहिल को गुस्सा आ गया। उसने उससे पूछा, कौन सी बात माननी है माँ को तुम्हारी, और तुम हो कौन जो माँ को इस तरह धमकी दे रहे हो? साहिल की बात सुनकर वह आदमी बोला, तुम ये सब अपनी माँ से ही पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। तुम बस मेरा संदेश उस तक पहुँचा देना। इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। तब तक शालिनी भी अंदर आ गई थी और साहिल को अपने फ़ोन पर बातें करते देख एकदम से घबरा सी गई। उसने साहिल से, बेटा कौन था, तुम किससे बात कर रहे थे? पूछा। पता नहीं माँ, आपको पूछ रहा था और कह रहा था कि शालिनी से कहना मेरी बात मान जाए, वरना वे बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी। माँ, कौन था ये आदमी जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था? साहिल ने गुस्से में पूछा। साहिल की बात सुनकर शालिनी धम्म से सोफे पर बैठ गई। शालिनी के चेहरे को देखकर साहिल समझ गया कि माँ की परेशानी का कारण ये फ़ोन वाला इंसान ही है। साहिल ने शालिनी से पूछा, माँ, आप पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो रही हो, तो क्या आपकी परेशानी का कारण ये फ़ोन वाला इंसान ही है ना? माँ, बताओ मुझे। साहिल की बातें सुनकर शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगी कि जिस अतीत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिससे उसने अपने बेटे को आज तक छुपा कर रखा, वही अतीत आज उसके सामने आकर उसे डराने लगा है। शालिनी सोचने लगी कि अगर उसका अतीत साहिल के सामने आ गया तो वह न जाने उसके बारे में क्या सोचेगा। वहीं वह उसे चरित्रहीन न समझने लग जाए। ये सारी बातें सोच सोच कर शालिनी इतने दिनों से बहुत परेशान हो रही थी और उसे एक डर भी सता रहा था कि अगर उसके बताने से पहले किसी और ने साहिल को वो सच बता दिया, तो जिसे वह उससे अभी तक छुपा कर रखी हुई थी, तो फिर क्या होगा? शालिनी की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। साहिल प्यार से माँ को समझा रहा था। साहिल शालिनी से बोला, माँ, आप एक बार मुझसे अपनी परेशानी साझा तो करो। आप देखना, मैं उसका हल चुटकी में निकाल दूंगा। शालिनी बोली, नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है जिसे तुम सहन नहीं कर सकोगे। साहिल बोला, माँ, क्या आपने मुझे इतनी कमज़ोर परवरिश दी है कि मैं एक बात से ही घबरा जाऊंगा?
नहीं माँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ। आप मुझे सारी बात बताओ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा। कौन है वह फ़ोन वाला इंसान? साहिल की बात सुनकर शालिनी बोली, नहीं बेटा, तुम रहने दो, मैं खुद अपनी समस्या का हल निकाल लूँगी। साहिल बहुत देर तक शालिनी को मनाता रहा, पर शालिनी उसे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं हुई तो साहिल को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में शालिनी से बोला, ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती हो तो मैं खुद ही उस इंसान से पूछ लूँगा कि क्या बात है, जो उसके फ़ोन आने पर मेरी माँ इतनी परेशान हो जाती है। वह क्यों मेरी माँ को परेशान कर रहा है? साहिल की बातें सुनकर शालिनी बहुत घबरा गई और उससे बोली, बेटा, इतनी जिद मत कर, वो बात जानना तेरे लिए उचित नहीं होगा। साहिल बोला, माँ, पहले आप बताओ तो सही, उचित अनुचित फिर विचार करेंगे। बोलो माँ, कौन है वह इंसान और आपसे क्या चाहता है? शालिनी बोली, बेटा, वह अनिमेष है। अनिमेष यानी जिसका नाम कागजों पर मेरे पिता के नाम की जगह पर लिखा हुआ है, वही? साहिल ने शालिनी से पूछा। हाँ, वही अनिमेष, शालिनी बोली। तो अब वह इतने सालों बाद क्या लेने आया है? साहिल ने पूछा। शालिनी बोली, मेरे अतीत का वह कड़वा सच जिसे मैंने तुमसे हमेशा छुपा कर रखा, जिसकी काली छाया भी मैंने तुम पर पड़ने नहीं दी, वह आज वही सच तुम्हें बताने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। माँ, ऐसा क्या सच है जो आपने मुझसे छिपा कर रखा है और वह अनिमेष उसे जानता है और आज आपको उसके लिए ब्लैकमेल कर रहा है? माँ, आपको मेरी कसम है, आप मुझे पूरी बात बताओ। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, साहिल बोला। बेटा, तुम ना ही जानो तो अच्छा है, शालिनी बोली। माँ, अगर आप नहीं बताएंगी तो वह इंसान आपको धमकी देता रहेगा और हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। वह इतना नीच है कि जब आपको ब्लैकमेल कर सकता है तो क्या वह मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा? इससे अच्छा है कि आप मुझे पहले से ही सारी बात बता दो, ताकि हम उसके खिलाफ कुछ कर तो सकेंगे। साहिल ने शालिनी को समझाया। शालिनी बोली, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो, पर बेटा, तुम मुझे गलत मत समझना, बस मैं यही चाहती हूँ। साहिल बोला, नहीं माँ, सारी दुनिया गलत हो सकती है, पर आप कभी गलत नहीं हो सकती हैं। इतना तो मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप मुझे सारी बात विस्तार से बताइए। साहिल के ऐसा कहते ही शालिनी ने साहिल को बताया। ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। अनिमेष मुझसे 1 साल आगे पढ़ता था। जब हमारी कक्षाओं का आपस में परिचय हो रहा था, तब मैं अनिमेष से पहली बार मिली। अनिमेष काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व वाला था। मैं पहली बार में ही उससे प्रभावित हो गई थी। अनिमेष को भी मैं उसी दिन भा गई थी, जिसका एहसास मुझे कुछ ही दिनों में हो गया था। जब अनिमेष हमारी कक्षा के चक्कर लगाने लगा, मुझे भी वह पसंद था, तो हमारी दोस्ती होने में कोई परेशानी नहीं हुई। अनिमेष एक अच्छे घर का बेटा था, उसके पिताजी वकील थे, इसलिए उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। उस समय में भी वह बुलेट मोटरसाइकिल से कॉलेज आता था और मैं एक साधारण से स्कूल मास्टर की बेटी थी। पर हाँ, मैं पढ़ने में अनिमेष से काफ़ी अच्छी थी और हमेशा प्रथम श्रेणी से ही उत्तीर्ण होती थी। हमारी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था कि अनिमेष मेरा प्रेमी है। मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझती थी। मैं और अनिमेष अब हर समय साथ में ही रहते। उन्हीं दिनों मेरी सहेली ने मुझसे कहा भी, जरा संभाल कर रहना, अनिमेष कुछ दिल फेंक किस्म का इंसान है। मैंने सुना है उसका तेरे से पहले भी कई लड़कियों से चक्कर रहा है। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। तब शायद मैं भी अनिमेष के प्यार में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा शायद मुझसे ईर्ष्या हो रही है कि अनिमेष जैसा लड़का मेरी ज़िंदगी में है, तभी यह ऐसा बोल रही है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड में प्रवेश ले लिया और अनिमेष ने लॉ में, क्योंकि उसे भी अपने पिता की तरह एक बड़ा वकील बनना था। मैंने बीएड के बाद एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली और व्यक्तिगत रूप से अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। अनिमेष ने भी अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वह अब अपने पिता के साथ ही काम करने लगा, पर उसका मन काम में कुछ कम लगता था। आमिर अमीर पिता की औलाद जो था। तब मैंने अनिमेष को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कहा। मेरे मम्मी पापा तो अनिमेष के बारे में सब कुछ जानते थे, पर अनिमेष ने अपने घर में मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद उसके दिल में चोट था, तभी उसने अभी तक अपने घर में हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था। पर मैं तो उसके प्यार में अंधी थी। मैंने
तब कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आखिर अनिमेष ने हमारे रिश्ते की बात अपने घर वालों से क्यों छिपा कर रखी है। मैं उससे अपने घर पर बात करने के लिए कहती तो वह कुछ बहाना बनाकर हमेशा टाल देता। मैं तो उसके प्रेम में दीवानी थी तो ज़्यादा कुछ नहीं कहती थी। उन्हीं दिनों हम सब कॉलेज के दोस्तों ने शिमला घूमने का कार्यक्रम बना लिया। सबने सोचा कि नया साल इस बार शिमला में ही मनाएंगे। सर्दियों के दिन थे और मौसम भी बर्फ़ गिरने का हो रहा था। ऐसे में हम सब शिमला जाने के लिए बहुत रोमांचित थे। हम सब मिलकर 8 लोग हो गए थे। 30 दिसंबर की शाम ही हम लोग शिमला पहुंच गए। अगले दिन शिमला का मौसम बहुत ख़राब हो गया था। बर्फ़ गिरने लगी। हम सब दोस्तों की तो जैसे मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हम सब ने बहुत मस्ती की। ठंड भी बिल्कुल ऐसी थी कि हाड़ कांपने वाली। हम सब ठंड से कांपने लगे थे। तभी सब कहने लगे कि थोड़ी थोड़ी विस्की ले लेते हैं जिससे ठंड कम लगेगी। मैंने उससे पहले विस्की कभी पी नहीं थी। मैंने सबको मना भी किया पर अनिमेष बोला, थोड़ी पी लो, हम सब साथ में ही तो हैं, कुछ होगा तो सब मिलकर संभाल लेंगे। अनिमेष की बात मानकर मैंने भी सबके साथ विस्की पी ली। पहली बार पीने से मुझे नशा भी जल्दी हो गया। मुझे नशे में देख अनिमेष मुझे कमरे में लेकर आ गया। उसने भी पी रखी थी। उसी नशे की हालत में हम कमज़ोर पड़ गए और वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। अगले दिन सुबह मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि मम्मी पापा को क्या कहूँगी। तब अनिमेष ने मुझे ये कहकर समझा दिया कि हम शादी तो करने ही वाले हैं, अगर कुछ हो भी गया है तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर मैंने अनिमेष से शादी के लिए कहा कि वह जल्दी से अपने घर वालों से हमारी शादी की बात करे। पर शिमला से आने के बाद अनिमेष मुझसे कटा कटा रहने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए और अब तक मुझे भी लगने लगा कि मेरे अंदर कुछ परिवर्तन होने लगा है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैंने जब अनिमेष को यह सब कुछ बताया तो उसने सीधे ही कह दिया कि मैं बच्चा गिरा दूँ। तब मैंने अनिमेष से कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, हम शादी तो करने ही वाले थे ना, तो क्यों ना हम अभी शादी कर लें, तो बच्चे को गिराने की नौबत ही नहीं आएगी, सब ठीक हो जाएगा। अनिमेष ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपने घर चला गया। इधर मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी क्योंकि कुछ ही समय में मेरा पेट देखकर लोगों को पता चल जाता कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वह भी शादी से पहले। तो क्या हाल होता इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं करना चाहती थी। तब मैंने अपने मम्मी पापा को ये बात बता दी। आखिर कब तक उनसे छुपा कर रख सकती थी। वो बहुत गुस्सा हो गए। बात गुस्से वाली ही थी। फिर उन्होंने एक दिन अनिमेष को घर बुलाया और उससे साफ साफ बात करी कि वह शालिनी से जल्दी शादी कर ले। पर अनिमेष ने तो सीधे ही मुकर गया कि उसके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हैं और वह अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता। और रही मेरी बात तो हम लोग इस बच्चे को गिरा दें और कोई अच्छा सा लड़का देखकर शालिनी की शादी करा दें। पर मम्मी पापा ने हार नहीं मानी। उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल जो था वो मेरे लिए अनिमेष के घर उसके माता पिता से मिलने चले गए। पर उन्हें वहाँ बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने तो मम्मी पापा से यहाँ तक कह दिया कि जो लड़की शादी से पहले माँ बनने वाली हो उसका चरित्र कैसा होगा। वे ऐसी चरित्रहीन लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम बच्चा गिराने अस्पताल पहुंच गए क्योंकि उस समय हमें यही उचित लग रहा था। पर मेरा मन इसकी गवाही नहीं दे रहा था। जब मैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई थी और डॉक्टर मुझे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन देने की तैयारी कर रहे थे ताकि अबॉर्शन लिया जा सके, तब मैं अंदर से बहुत दुखी थी कि मुझे किसी की धोखे की सज़ा अपने मासूम बच्चे को देने पड़ रही है। उसे जन्म लेने से पहले ही मुझे उसकी बिना किसी गलती के उसे मारना पड़ रहा है। मैं ये सोच सोचकर बहुत दुखी हो रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा है, माँ मुझे मत मारो, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं ये दुनिया देखना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया में आने दो। जब मुझे अपने अंदर से आती ये आवाज़ सुनाई दी जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया, तब मैंने सोचा कि मैं ये क्या करने जा रही थी। मैं तो एक मासूम और बेकसूर की हत्या करने जा रही थी। तब मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी कि गलती तो मैंने करी और मैं सज़ा उस मासूम को दे रही हूँ। किसी की जान लेने का मुझे हक किसने दिया। ऐसे विचार मेरे मन में आने लगे और मैं तुरंत ऑपरेशन थिएटर से उठकर बाहर आ गई और मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इस बेकसूर की जान नहीं ले सकती हूँ, मैं इसे जन्म दूंगी। सब अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आते हैं,
ये भी अपनी किस्मत लेकर आएगा, और अगर इसकी किस्मत में जीना लिखा है तो ये अवश्य जिएगा। और मैं बिना ऑपरेशन कराए ही घर वापस आ गई। अब मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए कि कुछ ही दिनों में सबको पता चल जाएगा, कितनी बदनामी होगी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि मैं इस बच्चे को जन्म ना दूँ। ये बच्चा ज़िंदगी भर के लिए मेरे ऊपर कलंक बन जाएगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर मैं नहीं मानी और अपनी ज़िद पर अड़ी रही। मेरी ज़िद के आगे मम्मी पापा ने भी घुटने टेक दिए। अब आगे क्या करना है, मुझे कहाँ रहना है, इस बारे में सोच विचार होने लगा। दिल्ली में मैं अपने घर पर तो ऐसी हालत में रह नहीं सकती थी। मोहल्ले वाले ताना मार मार कर हमारा जीना हराम कर देते। तब बहुत सोच विचार कर उन्होंने मुझे दिल्ली से लखनऊ मेरे रिश्ते की मौसी के पास भेज दिया। मैं दिल्ली में भी स्कूल में नौकरी कर रही थी, तो कुछ ही दिनों में मुझे लखनऊ के एक स्कूल में नौकरी मिल गई और मैं मौसी के साथ ही रहने लगी। मौसी के लिए भी मुझे अपने साथ रखना आसान नहीं था। उनके आसपास के लोग मेरे बारे में तरह तरह के सवाल पूछते रहते। ज़्यादातर सवाल मेरे पति के बारे में होते। तब जब कोई मौसी से मेरे पति के बारे में पूछता तो मौसी सबसे यही कहती कि उसका किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर था, इसलिए हम अलग हो गए हैं। इसलिए वे मुझे अपने साथ लखनऊ ले आई हैं। फिर लखनऊ में ही तुम्हारा जन्म हुआ। तब तक मैं मौसी के साथ ही रहती थी। फिर जब तुम्हारे नाना जी सेवानिवृत्त हो गए तो तुम्हारे नाना नानी भी लखनऊ ही मेरे पास आ गए। तब से हम लखनऊ में ही रहने लगे, कभी दिल्ली वापस नहीं आए। मैं वहीं नौकरी करती रही और तुम्हारी पढ़ाई भी वहीं होती रही। मैं कभी दिल्ली आना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के बावजूद मैं कभी दिल्ली नहीं आई। पर जब तुम्हें अक्षय की देखभाल में परेशानी होने लगी तो मैं अपना अतीत भूलकर यहाँ तुम्हारे पास आ गई। सब कितना अच्छा चल रहा था, पर एक दिन ना जाने अनिमेष ने मुझे मॉल में कैसे देख लिया। फिर उसने किस तरह मेरा पता लगाया ये मैं नहीं जानती हूँ। अब वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और 10 लाख रुपए मांग रहा है और कह रहा है कि अगर मैंने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो। इतना कहकर शालिनी रोने लगी। साहिल ने पूछा, माँ मुझे बताओ, अगर आप उसे 10 लाख रुपए नहीं देंगे तो वह क्या करेगा, मुझ पर अपना हक जताएगा? तब शालिनी ने रोते हुए कहा, नहीं, अगर वह तुम पर अपना हक जताता तो मुझे शायद कोई ऐतराज नहीं भी होता। पर वह मुझसे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वह तुम्हें तुम्हारे जन्म का सच बता देगा और तुमसे कहेगा कि तुम एक नाजायज संतान हो, और 10 लाख रुपए मांग रहा है। शालिनी की बात सुनकर साहिल बोला, माँ जब आपने जन्म देते समय ये विचार नहीं किया कि मैं जायज़ हूँ या नाजायज़, तो अब आप इस बारे में इतना सोचकर परेशान क्यों हो रही हैं? आपने मुझे सारा सच बता दिया है। अब मैं जायज़ हूँ या नाजायज़ उस अनिमेष को मैं ये अच्छे से बताऊँगा। आप अब निश्चिंत हो जाइए। और माँ, आप ये सोचकर परेशान हो रही थीं कि वह अनिमेष मुझसे कहेगा कि मैं उसकी नाजायज़ औलाद हूँ, तो ये सच जानकर मैं आपको गलत समझूंगा। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं माँ? अगर सारी दुनिया भी आपको गलत समझे फिर भी मैं सदैव आपके साथ रहूँगा। आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। ऐसा कहकर साहिल ने शालिनी को गले से लग गया। साहिल को सारी बात बता देने के बाद शालिनी को आज बहुत हल्का महसूस हो रहा था, वरना हमेशा उसके अंदर एक बात का डर सा रहता कि कहीं कभी साहिल को उसके जन्म की बात पता चल जाएगी तो, कहीं किसी ने उससे ये कह दिया कि वह एक नाजायज औलाद है तो वह साहिल को कैसे समझाएगी कि वह उसके लिए उसकी नाजायज औलाद नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। उधर साहिल के मन में कुछ और ही चल रहा था। साहिल अनिमेष को ऐसी सजा देना चाहता था जिससे उसकी फिर किसी को इस तरह ब्लैकमेल करने की हिम्मत ही न हो और वह अपनी करतूत पर जिंदगी भर शर्मिंदा होता रहे। उस समय उसका एक दोस्त सुनील पुलिस इंस्पेक्टर था। साहिल ने उसकी मदद लेने के बारे में सोचा। वह सीधे अपने दोस्त से मिलने चला गया और उसे सारी बात बताई और उससे मदद करने के लिए कहा। तो सुनील ने उससे अनिमेष के घर का पता पूछा। साहिल ने उसे अनिमेष के घर का पता बता दिया। 2 दिन बाद सुनील ने साहिल को बताया कि अनिमेष ने वह घर बेच दिया है क्योंकि उससे अपने पिता की वकालत संभल नहीं पाई। उसकी माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बड़ी सी कोठी बेच दी। आजकल पता नहीं वह कहाँ रहता है। तब साहिल ने पूछा, अब क्या करें? तो सुनील ने उससे कहा कि हम उसे रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें आंटी यानी तुम्हारी मम्मी की मदद चाहिए होगी। साहिल ने पहले तो इसके लिए मना कर दिया,
फिर जब उसे सुनील ने सारी बात समझाई तो उसने सुनील से कहा कि ठीक है, मैं माँ को मनाने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है वे ना नहीं कहेंगी। जब साहिल ने शालिनी से इस बारे में बात करी तो शालिनी उनकी मदद करने के लिए राजी हो गई। तब साहिल ने शालिनी को सारी बात अच्छे से समझा दी। इसके बाद जब अनिमेष का फ़ोन आया तो शालिनी ने अनिमेष से कहा कि वे उसे पैसा देने के लिए तैयार हैं, पर उसे उससे एक वादा करना होगा कि वह इसके बाद कभी उसे परेशान नहीं करेगा और मेरे बेटे को कभी कुछ नहीं बताएगा कि उसका जन्म कैसे हुआ है और हमेशा हमारी ज़िंदगी से दूर रहेगा। अनिमेष ने शालिनी से कहा ठीक है, वह उसे 10 लाख रुपए दे दे, फिर वह कभी उससे कभी कुछ नहीं मांगेगा और ना कभी उसे फिर फ़ोन ही करेगा। फिर अनिमेष ने शालिनी को मिलने की जगह का पता और समय बता दिया। शालिनी नियत समय और नियत दिन पर 10 लाख रुपए लेकर अनिमेष से मिलने चली गई। अनिमेष ने शालिनी को एक लॉज में बुलाया था। शालिनी को अकेला आया देख अनिमेष खुश हो गया। उसने शालिनी को अंदर कमरे में बुला लिया और शालिनी से पैसे दिखाने के लिए कहा तो शालिनी ने बैग खोलकर उसे पैसे दिखा दिए और उससे कहा कि इसके बाद वह कभी भी उससे मिलने की कोशिश ना करे। शालिनी की बात सुनकर अनिमेष बहुत बेशर्मी से हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर शालिनी समझ गई कि अनिमेष अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है। उसके बाद शालिनी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली गई। अनिमेष अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। उसने तभी फिर से शालिनी को फ़ोन करा और उससे कहा कि वह 10 लाख की अगली किस्त तैयार रखे, वह फिर उसे फ़ोन करेगा। अनिमेष की बात सुनकर शालिनी ने उससे कहा अब क्यों पैसे मांग रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम इसके बाद मुझसे कोई वास्ता नहीं रखोगे। तो अनिमेष बेशर्मी से हंसते हुए बोला, कोई सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ता है भला? तुम तो मेरी दूसरी किस्त का इंतज़ाम करो। अनिमेष अभी शालिनी से बात कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अनिमेष ने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर पुलिस थी। अनिमेष ने पूछा क्या काम है? पुलिस वाले बोले हमें तुम्हारे कमरे की तलाशी लेनी है और उसके बाद उन्होंने अनिमेष के कमरे की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी में उन्हें वे 10 लाख रुपए मिल गए जो शालिनी ने अनिमेष को दिए थे। पुलिस ने उन रुपयों की गड्डी पर पहले से ही निशान लगा रखे थे। अब अनिमेष की समझ में आया कि शालिनी उसे पैसे देने के लिए तैयार कैसे हो गई। अब वह समझ गया था कि शालिनी अब पहले वाली कमज़ोर शालिनी नहीं रही। जिंदगी के थपेड़ों से ने उसे मजबूत बना दिया है। पुलिस अनिमेष को गिरफ्तार करके ले गई। अगले दिन पुलिस ने साहिल और शालिनी को पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि वे अनिमेष की पहचान कर सकें, क्योंकि शालिनी के अलावा अनिमेष को किसी ने नहीं देखा था। शालिनी अनिमेष को पहचानने पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने अनिमेष को पहचान लिया कि इसी ने उसे ब्लैकमेल किया था और उससे 10 लाख रुपए मांगे थे और उसे धमकी दी थी कि अगर वह उसे 10 लाख रुपए नहीं देगी तो वह उसे बर्बाद कर देगा। अब पुलिस के पास अनिमेष के खिलाफ सारे सबूत थे। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था कि उसने शालिनी को ब्लैकमेल किया और उसे बर्बाद करने की धमकी भी दी। अब अनिमेष को सजा होना तय था। जब से साहिल ने सुनील की मदद मांगी तब से ही पुलिस शालिनी का फ़ोन टेप करने लग गई थी ताकि उनके पास अनिमेष के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा हो जाएं और वह किस तरह से बच ना सके। तब शालिनी ने इंस्पेक्टर सुनील से कहा, मैं एक बार अनिमेष से मिलना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर सुनील ने एक सिपाही से अनिमेष को लाने के लिए कहा। सिपाही अनिमेष को शालिनी के सामने लेकर आ गया। शालिनी ने अनिमेष के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारा और उससे कहा, अनिमेष, कोई भी औलाद नाजायज नहीं होती। नाजायज तो वे तुम्हारे जैसे माता पिता होते हैं जो गलती तो खुद करते हैं और सज़ा उन मासूमों को देते हैं जो इन सब के बारे में कुछ जानते तक नहीं और उन बेगुनाहों से उनका जीने का हक ही छीन लेते हैं। अनिमेष, ये साहिल है जिसे तुम नाजायज कह रहे थे, ये मेरा नाजायज बेटा नहीं, मेरा सबसे काबिल बेटा है जिसने अपनी मान के लिए अपने नाजायज बाप को उसकी सही जगह पहुंचा दिया है। अनिमेष, हमेशा याद रखना, औलाद कभी नाजायज नहीं होती। नाजायज होते हैं तुम्हारे जैसे बाप जो गलती तो खुद करते हैं पर सज़ा उन मासूमों को देते हैं जो अभी तक इस दुनिया में आए भी नहीं होते हैं। जब जिम्मेवारी उठाने का साहस नहीं होता है तो फिर ऐसा काम करते ही क्यों हो? आज मुझे ये कहते हुए फ़क्र हो रहा है कि नाजायज मेरा बेटा नहीं, नाजायज तुम हो अनिमेष। तुम इसके पिता कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम नाजायज ही नहीं, तुम कायर और पापी इंसान भी हो जो अपनी ही औलाद की हत्या करना चाहता था।
बहुत अच्छा हुआ, आज तक मेरे बेटे पर तुम्हारे जैसे इंसान का कभी साया भी नहीं पड़ा और ना आगे पड़ने दूंगी, समझे। अनिमेष से ऐसा कहकर शालिनी साहिल का हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अतीत से डरकर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आप उससे डरकर भागते रहेंगे तब तक वह आपका पीछा करता रहेगा और आपको डराता रहेगा। इसलिए अतीत से भागने की बजाय उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए।